बहुत बहुत स्वागत है, नंदन है, आभार है आप सबका एजुकेशन लाभार्थ के चैनल पर। मैं हर्ष प्रजापति उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष अति महत्वपूर्ण जानकारी के संदर्भ में। बहुत ध्यान से वीडियो देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा, क्योंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय एलएलएम एंट्रेंस एग्जाम 2025 के संदर्भ में ये ए टू जेड इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो है। और ऐसी वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगी। कहीं सिलेबस मिलेगा तो एग्जाम पैटर्न नहीं मिलेगा, एग्जाम पैटर्न मिलेगा तो फिर आपको बुक्स नहीं मिलेंगे, बुक्स मिलेंगी तो फीस नहीं पता चलेगी, फीस पता चलेगी, सीट्स नहीं पता चलेगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कई चीजें आप फंस जाते हैं, है ना कहीं कोई ना कोई डाउट रह जाता है। लेकिन हाँ, इस एक वीडियो को अगर आप देखेंगे तो याद रखिए हर्ष प्रजापति आपका बहुत अच्छे से ख्याल करके इस वीडियो को बना रहे हैं। इस वीडियो में क्या क्या टॉपिक्स हम कवर कर रहे हैं, पहले आप उसको समराइज करके मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करेंगे, फॉर्म की फीस क्या है, उसके बाद सीट्स कितनी है, ठीक है। इसके बाद एग्जाम का पैटर्न क्या है, सिलेबस ऑफिशियल क्या है, और डिटेल सिलेबस बताऊंगा। ये नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बता दिया, उसके बाद आपका फैमिली लॉ बता दिया, और उसके अंतर्गत लेबर लॉ, उसके बाद लॉ ऑफ टॉर्ट, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसके बाद आपका जूरिस्प्रूडेंस बता दिया, ठीक है। और उसके बाद कह दिया कि हो गया, चलिए आपको सिलेबस खत्म। तो इतना नहीं है, वो डिटेल सिलेबस में इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा, तो बहुत ध्यान से देखना है। सिलेबस आपको पता चलेगा, ठीक है। बुक्स के रेफरेंस में बताऊंगा कि बुक्स कौन सी प्रेफर आपको रखनी चाहिए प्रेफरेंस पे। उसके बाद हम बात करेंगे कट ऑफ कितनी जाती है, सेफ स्कोर क्या रहता है, ठीक है। इसके साथ साथ आपका टारगेट क्या होना चाहिए, और उसके बाद गैप ईयर का क्या यहाँ प्रोविजन है, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, पहले ही बता दे रहा हूँ, नहीं है, सब क्वेश्चन करके आना है, ठीक है। इसके बाद आपका एडमिशन की फीस कितनी लगती है, ठीक, और कैंपस की, कॉलेज की अलग अलग फीस बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद आपकी हॉस्टल अलॉटमेंट को बताऊंगा, कौन सा हॉस्टल मिलता है, ठीक है, और जो है हॉस्टल कितने नंबर तक मिल जाता है, ये सब चीजें आपको बताएंगे। इसके बाद हम बात कर लेंगे मेन जो चीजें जो आपको समझनी पड़ेगी। ये तो कंपटीशन के बारे में हो गया, लेकिन कंपटीशन कितनों के साथ है वो समझना पड़ेगा, यानी रजिस्ट्रेशन कितना होता है एलएलएम में। ये सब चीजें मुझे नहीं लगता कोई आपको बताएगा मेरे अलावा, तो इसलिए कहता हूँ चैनल से जुड़े रहना, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस विश्वविद्यालय के संदर्भ में है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय पीजी प्रवेश के संदर्भ में अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप बहुत भाग्यशाली है, क्योंकि यहाँ से आपको हर एक जानकारी मिलने वाली है। तो पूरी वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा, तभी चीजें आपको समझ में आएंगी। सबसे पहले हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। अगर आपने अपना एलएलबी किया है या कर रहे हैं, आप जो है एलिजिबल है, लेकिन आपको एक चीज जरूरी है कि आप 45% आपका कम से कम हो, यानी मिनिमम आपका जो उसमें परसेंटेज हो या आपके एलएलबी में 45% हो। आप जनरल, डब्ल्यू, ओबीसी, एससी, एसटी कुछ भी हो, आपका 45% होना चाहिए, ठीक है, तभी आप एलएलएम के लिए एलिजिबल होते हैं। और हाँ, ऐसे बच्चे जो अभी जो है एग्जाम मतलब उनका 10 सेमेस्टर चल रहा हो, बीएलएलबी कर रहे हो, एलएलबी कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, ठीक है, अगर वो फाइनल ईयर में है और भी उनका जो है एग्जाम चले, तो भी वो अपीयरिंग में फॉर्म फिल कर सकते हैं। फॉर्म फिल करने की डिटेल वीडियो मैंने बना दी है, आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, जाकर उससे देख लीजिएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिलेगा। ये चीज हो गई। तो हमने चर्चा की क्या, कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अब कुछ बात कर लेते हैं फॉर्म की फीस क्या है। फॉर्म की फीस वही आपकी, ये जो एलएलएम है ये पीजीटी फर्स्ट के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। तो इसकी फीस कितनी है, 1000 रुपए है जनरल, डब्ल्यू, ओबीसी के लिए, एससी, एसटी, पीएच के लिए 500 रुपए है। ये होगी इसकी फॉर्म की फीस, ठीक है। अब बात करते हैं सीट्स कितनी है, ठीक। तो सबसे पहले अगर बात करें तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय मेन कैंपस में एलएलएम की 78 सीट है, 78 सीट्स है, ठीक है। फिर ये सीएमपी में पढ़ाया जाता है, तो सीएमपी में 75 सीट्स हैं। फिर ये एडीसी में मिलता है तो वहां 38 सीट है, ठीक। तो ये दो एफिलिएटेड वाले मेन कैंपस में केवल एलएलएम अवेलेबल है। तो मेन कैंपस में सीट बता दिया, सीएमपी में बता दिया, एडीसी में बता दिया, ठीक है। अभी हम आगे फीस भी लास्ट में चर्चा करेंगे, परेशान मत होइएगा, ठीक। इसके बाद सीट्स के बाद हम सीधा चलेंगे और आपका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस को अच्छे से डिस्कस करेंगे। अब हम यहाँ बात करेंगे एग्जाम पैटर्न की, ठीक है। इसके साथ ही हम बात करेंगे आपकी सिलेबस की। तो अब बहुत ध्यान से इसको देखिए, क्योंकि एग्जाम पैटर्न और सिलेबस यहाँ पे साथ साथ मैं समझा दे रहा हूँ। सबसे पहले हम आपको एग्जाम पैटर्न ही बता दे रहे हैं, ठीक। आपको देखो, आपका जो क्वेश्चन पेपर है, ठीक, वो उसमें 150 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर के रहेंगे, तो 300 नंबर का आपका टोटल पेपर रहेगा। इसमें आपके जनरल लीगल अवेयरनेस के भी रहेंगे, जिसे कह सकते हो जनरल अवेयरनेस, ठीक है। इसके बाद लीगल एप्टीट्यूड, ठीक है। इसके बाद आपका जो रहेगा जनरल लॉ से रहेगा, ठीक है, जिसके अंतर्गत 10 सब्जेक्ट मेंशन किए गए हैं, जिसमें से अगर देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ आ जाते हैं। उसके बाद आपका जो है इसमें क्रिमिनल लॉ आ जाएगा, ठीक है। जूरिस्प्रूडेंस आ जाएगा, लॉ ऑफ टॉर्ट, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसके बाद जो है आपके लेबर लॉ आ जाएगा, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ आ जाएंगे, ठीक है। तो ये सब चीजें इसमें शामिल हो जाती है। और इसमें आईपीसी, सीआरपीसी, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, ठीक है, ह्यूमन राइट्स, प्रॉपर्टी लॉ, ये सब चीजें आपकी इसमें सम्मिलित हो जाती हैं, जिसमें 10 सब्जेक्ट इसमें बताए गए हैं। तो आप याद रखना, जनरल अवेयरनेस वगैरह के लिए, लीगल एप्टीट्यूड के लिए,
ठीक है। पहली बात है जो एलएलबी की एंट्रेंस के लिए बुक मैंने अपलोड की है उसमें भी आपको जनरल अवेयरनेस, लीगल एप्टीट्यूड ये सब चीजें मिलती हैं। ठीक है। तो एलएलबी के लिए प्रकाश पब्लिकेशन की बुक मैंने अपलोड की है, शिल्पी की जो है वो वहाँ पे नोट आपको मॉक पेपर जैसे मिल जाता है, टेस्ट पेपर टाइप का मिल जाता है। ठीक है। तो आप उसको देख लेना, जाकर डाउनलोड कर लेना, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो ये अभी एग्जाम पैटर्न की बात कर ली कि 150 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। एक चीज याद रखना, इसमें आपका 2 घंटे का पेपर होता है। ठीक है। बाईलैंग्वेज होता है, यानी हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में होगा ये। ठीक है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में ये पेपर होता है। तो आपका पे निर्भर करता है कि आप क्या कर रहे हो। ठीक है। ये चीजें हो गई एकदम क्लियर। इसके बाद हम बात करेंगे अब आपके सिलेबस की। एग्जाम पैटर्न एकदम क्लियर हो गया। 150 क्वेश्चंस रहते हैं, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का, 300 नंबर का पूरा रहता है। ठीक है। जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चंस रहते हैं तुम्हारे, लीगल एप्टीट्यूड से, उसके बाद जनरल लॉ से। जनरल लॉ में 10 सब्जेक्ट है जिसको भी हम आगे अब देखने जा रहे हैं सिलेबस के थ्रू। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पे दिखेगा। ठीक है। ये पूरा पूरा यहाँ पे एग्जाम पैटर्न वगैरह दिया गया है, और यहाँ पे आपको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया, मतलब ये जो आपके लीगल जनरल लॉ से आपके क्वेश्चंस रहेंगे, उसमें क्या क्या रहेंगे, 10 सब्जेक्ट देखो दिया है। कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, जूरिस्प्रूडेंस, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, भारतीय न्याय संहिता, ठीक है, बीएनएस आपका होगा। उसके बाद लॉ ऑफ टॉर्ट्स, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ जो कि आपकी फैमिली लॉ के अंतर्गत आ जाती है। उसके बाद पब्लिक इंटरनेशनल लॉ एंड ह्यूमन राइट्स, ठीक है। और इसके बाद अगर बात करें तो लेबर लॉ, प्रॉपर्टी लॉ आ जाता है। ठीक है। तो ये सब चीजें आपको 10 इसमें पढ़नी है। ठीक। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे आ जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको आप जो 1 वीक का टाइम देकर इसको अच्छे से प्रिपेयर करिए। ठीक है। इसके अंदर के जितने भी देखो टॉपिक्स आते हैं उसके आप अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है। और इसकी पीडीएफ जो है आपको, ये जितना भी मैं सिलेबस दिखा रहा हूँ ना डिटेल, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे हमारे मिल जाएगी। जाकर टेलीग्राम से इसको डाउनलोड कर लेना, तो आपको और भी चीजें अच्छे से हो जाएगी क्लियर। ठीक है। प्रीएम्बल आ जाता है। देखो इसमें ये चीज देखो, ये जैसे यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। जैसे प्रीएम्बल वगैरह ये सब छोड़िए। उसके बाद जो है फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। इसके बाद जो है इसमें डीपीएसपी जो आ जाता है, यूनियन एग्जीक्यूटिव, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, यूनियन जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट, स्टेट, ठीक है। ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तो आपको ये सब चीजें देखते हुए आगे अपनी तैयारी करनी है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। इसमें भी जो है अगर देखेंगे तो यहाँ सबके सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो ये सब सिलेबस है कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड। इसके बाद फैमिली लॉ, ठीक है, जिसमें ये हिंदू लॉ के लिए है। ठीक है। हिंदू के लिए तो ये वाला आप देखेंगे। ठीक है। इसके बाद मुस्लिम लॉ का ये देखिए यहाँ पे है। ठीक है। हिस्ट्री ऑफ इस्लाम वगैरह, ये सब टॉपिक्स। अब ये टॉपिक्स के आपको देखो प्रिपरेशन कैसे करनी है ना, अभी हम प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में अच्छे से चीजें को समझाएंगे। ठीक है। तो वीडियो को भी लास्ट तक देखो तो समझ में आ जाएगा। अभी हम सिलेबस आपको डिस्कस कर रहे हैं। और क्या क्या चीजें पढ़नी, क्या चीजें नहीं पढ़नी, किस पे फोकस करना है, लास्ट ईयर क्या था क्या नहीं आया था, वो चीजें भी आपको इसी वीडियो में समझ में आ जाएगी। ठीक है। तो फैमिली लॉ, ठीक, यहाँ से अभी को जैसी पीडीएफ मुझे मिली वो मैं दिखा दे रहा हूँ। इधर से क्या है ना, इधर से कुछ हिस्सा आपका कटा रहेगा, उसके लिए परेशान मत होना, अपना मिला के और अपनी समझदारी से उसको समझ लेना कि क्या वर्ड्स हैं वहाँ पे। ठीक। उसके बाद देखो जूरिस्प्रूडेंस के लिए आपका यहाँ पे है। ठीक है। तो ये देखोगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है। इसको हल्के मत लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आएंगे आपके अच्छे आएंगे इससे। ठीक है। इसके बाद देखो इंटरनेशनल लॉ हो जाता है। ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद जो है आगे चलते हैं, लेबर लॉ आ जाता है। लेबर लॉ भी देखो इंपॉर्टेंट है। एक चीज याद रखना, लेबर लॉ बच्चे इग्नोर करते हैं, लेकिन लेबर लॉ इंपॉर्टेंट है। इसमें जो एक्ट वगैरह है इसको आपको देखना है। ठीक है। इसके बाद बात करें टॉर्ट्स आ जाता है, इवोल्यूशन ऑफ लॉ ऑफ टॉर्ट्स, नेचर स्कोप। ठीक। अभी इससे कितने क्वेश्चंस क्या क्या बनेंगे वो भी हम बताएंगे अभी आपको। ठीक। आगे जब हम प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में लास्ट में बात करेंगे। इसके बाद आईपीसी के टॉपिक्स हैं। ठीक है। आईपीसी यहाँ पे आ जाते हैं, सीआरपी, ठीक है, यहाँ ये भी आईपीसी का ही टॉपिक है। इसके बाद जो बात करते हैं ये भी आईपीसी का, सीआरपीसी इसके बाद आ गया है। ठीक है। सीआरपीसी आ जाता है। अब कई बच्चे पूछते हैं आईपीसी का कितना जो है उसमें रहता है योगदान, और सीआरपीसी का, वो हम स्ट्रेटेजी वाली अभी जब थोड़ा आगे बढ़ेंगे वीडियो में तो हम उसको भी क्लियर करेंगे आपको लास्ट में। ठीक है। तो आईपीसी सीआरपीसी कितना क्या है, कैसे है, वो सब चीजें आपको समझ में आएगा। तो ये बाकी यहाँ सिलेबस देखते रहिए। ये भी सीआरपीसी की पोर्सन से, ये भी है उसी से। ठीक है। तो ये हो गया। ठीक। तो यहाँ पे आप चीजें समझ गए होंगे कि आपको यहाँ पे क्लियर हो गया है जितनी भी चीजें सिलेबस के थ्रू यहाँ पे थी। ठीक। बाकी आगे चलते हैं। तो पूरा पूरा सिलेबस हो गया, ब्रीफ सिलेबस मैंने आपको डिस्कस यहाँ पे कर दिया है। अब बात करेंगे आपके बुक्स की कि आपको बुक्स कौन सी लेनी चाहिए। ठीक है। एक चीज मैं बता दूं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कोई स्पेसिफिक बुक नहीं आती एंट्रेंस एग्जाम की। ठीक। ना इसका कोई मॉडल पे मतलब ना इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कुछ आता है। ठीक है। आपको पीवाईक्यू वगैरह कुछ नहीं मिलेगा, ना इसकी कोई स्पेशल बुक आती है। देखिए कुछ विषयों की आती थी बुक, 17 विषय ऐसे थे, 17 सब्जेक्ट ऐसे थे जिनकी बुक्स आती थी। मैंने उन सबकी बुक्स अवेलेबल करा दी फ्री ऑफ कॉस्ट में, आप लोग जाकर उससे। एलएलबी की बुक मैंने अवेलेबल कराई। एलएलबी के लिए देखो, जो एलएलबी की प्रकाश पब्लिकेशन की बुक है, ठीक है, एंट्रेंस की, और जो है शिल्पी पब्लिकेशन की प्रैक्टिस सेट है, आप लोग उसको जरूर देखिएगा। जो जो टॉपिक्स आपके एलएलएम में उस मैच करेंगे एलएलबी के एंट्रेंस से, वो आपको फिर वहां पे हेल्प मिल जाएगी उस बुक से। ठीक है। तो उस बुक को जाकर देख लेना, आपको टेलीग्राम पे उसको वो पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक।
ये हो गया। यहाँ में हम बात कर रहे थे कि एलएलएम की कोई स्पेसिफिक बुक नहीं आती, कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की एलएलएम की बुक आती है, नहीं तो वो मैं अब तक अपलोड कर देता, उसकी कोई दिक्कत नहीं थी। अब आपको तैयारी कैसे करनी है, आपको बुक दो ही मैं बताऊंगा, ठीक है। आप या तो आप सिंगल की ले सकते हैं या यूनिवर्सल की ले सकते हैं। यूनिवर्सल सबसे बेस्ट है, ठीक है। उसकी जो प्रैक्टिस सेट है आप वो लगाएंगे तो भी आपका कल्याण हो जाएगा। अब यूनिवर्सल क्यों कह रहा हूँ, क्यों, क्योंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जो एलएलएम का जो पाठ्यक्रम पूरा देखेंगे, जो आप सिलेबस देखेंगे, ठीक है, तो वो उसमें जैसे जितने भी टॉपिक्स है, अगर 10 सब्जेक्ट्स जो आपके जो है लीगल के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है, लॉ के अंतर्गत, ठीक है, तो आप उसमें देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ आ जाता है, ठीक है, फैमिली लॉ आ जाता है, जिसके अंतर्गत हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ आ जाता है, ठीक है, उसके बाद पब्लिक इंटरनेशनल लॉ आ जाता है, ठीक, इसके बाद क्रिमिनल लॉ आ जाता है, जिसमें आईपीसी सीआरपीसी आ जाता है, ठीक, उसके बाद लेबर लॉ आ जाता है, ठीक है, लॉ ऑफ जो है टॉर्ट आ जाता है, ठीक, और इसके बाद जो है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है, ठीक है, बहुत सी चीजें हैं इसके अंतर्गत। तो जो भी ये आपका सिलेबस है ना, ये पूरा पूरा आपका यूनिवर्सल की बुक कवर करती है, सिंगल की बुक ये सब कवर करती है। लेकिन हाँ, आपको जाना एक ही के साथ है, चार के पीछे भागेंगे, ठीक है, दो नाव पे चढ़ना, ठीक है, बाकी आप समझ जाते हैं। तो दो नाव पे नहीं आपको चढ़ना, एक ही पे चढ़ना, एक ही पे पैर कायदे से जमा लेंगे तो आपका सफर जो है वो जो है सफलतापूर्वक संपन्न हो जाएगा। तो आप लोग यूनिवर्सल की केवल बुक ले लीजिए या सिंगल की ही ले लीजिए, उसके प्रैक्टिस सेट को जो है आपको करना है, जिससे कि आपका बढ़िया काम होता रहे, ठीक है। तो हर अलग अलग किताब नहीं लीजिए, केवल यूनिवर्सल की लीजिए और आपको फिर उससे कल्याण हो जाएगा। अब बात करते हैं कि आपकी कट ऑफ कितनी जाती है, ठीक है। पहली चीज है, आप एक चीज याद रखो, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 2023 का जो पहला कट ऑफ गया, पहली कट ऑफ की बात कर रहा हूँ केवल, फर्स्ट कट ऑफ कितनी गई थी। पहली कट ऑफ अगर मेन कैंपस की देखा जाए 2023 की, 2024 की नहीं बता रहा हूँ, लास्ट ईयर से भी पहले का, 2 साल का मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। 2023 की जो पहली कट ऑफ थी, ठीक, ये जनरल, डब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी सबके लिए होती है, अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत जारी की जाती है। अगर जिसका भी इतना नंबर या इससे अधिक, वो डायरेक्ट एडमिशन अपना ले, ठीक। तो 2023 की जो पहली मेन कैंपस कट ऑफ थी, वो गई थी आपकी 180, ठीक है। उसके बाद जो है सीएमपी की आई थी, सीएमपी की 175 गई थी पहली कट ऑफ, ठीक है, एलएलएम की। एडीसी की 190 गई थी, ठीक है। तो इस प्रकार से था, यानी कि एडीसी की मेन कैंपस से भी ज्यादा कट ऑफ गई थी। इसके बाद अगर बात करें यहाँ पे 2024 की, तो 2024 की अगर कट ऑफ बात करें, ठीक है, तो मेन कैंपस की 169 गई थी पहली कट ऑफ, यानी कि लास्ट ईयर जो पहली कट ऑफ थी 169 थी, सीएमपी की 168 थी, ठीक है, और एडीसी की 164 थी। तो इस प्रकार से था। एक चीज आप नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ पे कट ऑफ 2023 की अपेक्षा 2024 में कम गई थी। क्यों? क्योंकि पेपर हार्ड आया था। और हार्ड क्यों आया था ये भी आपको समझना पड़ेगा। जो हमेशा का पैटर्न रहता है उस पर अबकी बार काम नहीं हुआ था। अबकी बार जो है केस लॉस ज्यादा पूछे गए थे, ठीक है। और उसके बारे में हम चर्चा भी करेंगे। प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में जब हम जाएंगे इसी वीडियो में, ठीक है, थोड़ा लास्ट में, तो आपको सब चीजें समझ में आ जाएगी कि इस बार आपको किस पे फोकस करना है, किस पे फोकस नहीं करना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको वीडियो अंत तक देखनी पड़ेगी। अभी हम बात कर ली कट ऑफ की, कट ऑफ कितनी गई थी पहली कट ऑफ, तो आपको भी समझ लेना कितनी कट ऑफ जाएगी पहली। अब इसके बाद बात करेंगे सेफ स्कोर क्या रहेगा। सेफ स्कोर से पहले टॉपर के नंबर जान लो कि टॉपर्स के स्कोर क्या थे, ठीक है। 2023 के भी बता रहा हूँ, 2024 के भी टॉपर्स के नंबर में। 2023 का देखिए, जो टॉपर 3 टॉपर निकलते हैं एलएलएम के भी, जो 3 जो हाईएस्ट स्कोर वाले थे उनको रिलीज किया जाता है। तो 2023 में जो पहले रैंक पे थे उनका 202 नंबर था। सेकंड में जो थे उनका जो है 198 नंबर था। थर्ड में जो थे उनका भी 198 नंबर था, ठीक है। 202 198 ये था टॉपर का नंबर। के बाद बात करें 2024 के टॉपर की, तो पहला जिनका रैंक था उनका नंबर 190 था, फिर 188, फिर 184, ठीक है। तो ये आपके टॉपर्स के सीरियल वाइज नंबर थे 2024 के। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे टॉपर के नंबर कितने रहते हैं। अगर आपको भी टॉप करना है तो आपको इतना नंबर, यानी कि आपको कम से कम 195 से ऊपर उठना पड़ेगा, तब जाके आप टॉपर की लिस्ट में आते हैं, ठीक है। ये चीजें हो गई। इसके बाद हम बात करते हैं सेफ स्कोर। सेफ स्कोर क्या है भैया? आप कम से कम गिरती हालत में जो है 150 प्लस करके आइए, करके नहीं आइए। 150 प्लस आपका होना ही चाहिए। 150 प्लस 160 प्लस होगा तभी आप सेफ हैं, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें टारगेट आपको क्या होना चाहिए, टारगेट आप 190 बना के चलिए, क्योंकि दिन पे दिन कंपटीशन बढ़ेगा। अभी मैं बताऊंगा कितना रजिस्ट्रेशन होता है एलएलएम में, ठीक है। तो 190 प्लस आप अपना टारगेट बना के चलिए, जिससे कि आपको फिर आगे दिक्कत ना हो। निगेटिव मार्किंग है नहीं है, जितना होगा क्वेश्चन 150 क्वेश्चन रहता है, पूरा करना रहता है, करना रहेगा आपको। गैप ईयर का प्रोविजन की बात करें, अगर आपने एलएलबी करने के बाद 1 साल का गैप किया है, ठीक है, आपकी मार्कशीट में अगर 2025 नहीं लिखा है तो आप गैप ईयर में आ गए। 2024 लिखा तब भी आप गैप ईयर में, 23 से तब भी है, 22 से तब भी है। तो अगर 1 साल का गैप है, ठीक है, तो आपको 5% नंबर कटेगा। किसमें से? जितना आप एंट्रेंस एग्जाम में नंबर पाते हैं, ठीक है। तो 5% कटेगा। 2 साल का गैप है 10%, 3 साल का गैप है तो 15%, इससे ज्यादा गैप है तो भी 15% नंबर डिडक्ट हो गया आपके एंट्रेंस एग्जाम में जितना आप नंबर पाए हैं उसमें से, ठीक है। ये गैप ईयर की बात होगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एडमिशन फीस की, कि एडमिशन फीस कितनी लगती है।
इलाहाबाद विश्वविद्यालय मेन कैंपस में एलएलएम की अगर बात करें तो आपकी पहले 4,901 लगती थी, ठीक है। अब लास्ट ईयर क्या हुआ, पिछले साल की जिन जिन विषयों के 4,901 रुपए लगती थी उनकी 5,834 रुपए लगने लगी, ठीक है। तो ये क्लैरिटी तो नहीं कि हाँ एलएलएम की भी इंक्रीज हुई है कि नहीं, लेकिन हाँ ये है कि आपकी 5,000 की अराउंड आपकी फीस लगेगी, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं एडीसी की, कि एडीसी की फीस कितनी लगती है। तो एडीसी की जो फीस है 12,900 रुपए है, ठीक है, एक साल की। ये सालाना फीस मैं सबकी बता रहा हूँ, 12,900 रुपए है। इसके बाद सीएमपी की बात करें तो 15,000 रुपए आपकी सीएमपी की फीस लगती है एलएलएम की, ठीक। तो ये पूरा पूरा एडमिशन फीस स्ट्रक्चर हो गया एक एक साल का, मेन कैंपस का, सीएमपी का और एडीसी का। अब बात करते हैं हॉस्टल अलॉटमेंट की। देखिए जिसको भी एलएलएम जो कोर्स अप्लाई कर रहा है और हॉस्टल की अपेक्षा रखते हैं वो, ठीक है, आकांक्षा है उनकी कि उन्हें हॉस्टल मिले, तो सबसे पहली चीज है आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म में हॉस्टल के लिए यस फिल करेंगे, ठीक है, रिक्वायरमेंट के लिए। इसके बाद आपको अच्छा नंबर लाना है। आपको मैं थोड़ा बहुत डिटेल बता दे रहा हूँ। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एलएलएम के लिए 3 ही हॉस्टल अलॉट किए जाते हैं, ठीक है, जिसके अंतर्गत आपका एसएसएल आ जाता है, डीजे हॉस्टल आ जाता है और जीएन झा हॉस्टल आ जाता है। इसका पूरा नाम बता दे रहा हूँ। एसएसएल मतलब सर सुंदरलाल छात्रावास, ठीक है, डीजे यानी डायमंड जुबली हॉस्टल, उसके बाद जीएन झा मतलब गंगानाथ झा हॉस्टल, ठीक है, ये आपके आ जाते हैं। लास्ट ईयर 6 बच्चों को एलएलएम में मिला था, जिसमें 1 लड़की 5 लड़के थे, ठीक। तो ये सब चीजें, और हाँ 185 उसकी कट ऑफ चली गई थी। तो अगर याद रखिए अगर आपको हॉस्टल चाहिए तो आपको 190 नंबर ले आना ही पड़ेगा, कैसे भी गिरी भिरी हालत में, तभी जाके मिलेगा। जो टॉपर बच्चे रहते हैं उन्हीं को मिलता है। जरूरी नहीं कि 6 को मिले, कि 5 को मिले, कि 3 को मिले, ठीक है, वो टाइम पे डिसाइड हो जाएगा कि किसको कितना क्या मिल रहा है। लेकिन हाँ ये टॉप 10 में अगर आपका नाम है, ठीक है, नंबर है, तो फिर आप जो है सेफ रहते हो हॉस्टल के लिए, ठीक है। अब हम देखिए यहाँ बात करेंगे मेन चीज की, कि आपका कंपटीशन कितने लोगों से है, ठीक है। तो याद रखिए लास्ट ईयर जो एलएलएम में रजिस्ट्रेशन हुए थे 4,000 के अप्रॉक्स में हुए थे, यानी कि ओवरऑल 4,000 रजिस्ट्रेशन हुए। इसमें 3,500 ऐसे बच्चे थे जिन्होंने एंट्रेंस एग्जाम दिया था, ठीक है। तो एक चीज याद रखना कि आप लोग का जो डायरेक्ट कंपटीशन है वो कितने बच्चों से है, 191 टोटल सीट है और 3,500 के बच्चे एंट्रेंस दे रहे हैं। डिवाइड करोगे आपको पता चल जाएगा कि अगर अप्रॉक्स देखा जाए तो एक सीट पर 18 बच्चों की दावेदारी मौजूद थी लास्ट ईयर। इस साल भी तो नहीं जाएगा, ठीक है। याद रखना कि एक सीट पर कम से कम 15 बच्चे तो खड़े ही रहेंगे, आपको 15 बच्चों से कॉम्पीट करना है। तो आगे कौन जाएगा, आगे वही जाएगा जो इस समय थोड़ा सीरियसली पढ़ाई को ले रहा है, जिन्होंने एलएलबी थोड़ा अच्छे से किया है, ठीक, क्योंकि एलएलबी अगर आपने बढ़िया किया तो आपको एलएलएम के सिलेबस में कोई दिक्कत नहीं होगी, आप बढ़िया उसको कर ले जाओगे। इसके बाद अब हम बात करेंगे लास्ट में प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की, कि आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होनी क्या चाहिए, ठीक है। तो आप बहुत ध्यान से वीडियो की जो स्क्रीन पे पीडीएफ के थ्रू मैं समझाता जा रहा हूँ, तो अब उसको समझना, इसमें आपको हर एक चीज समझ में आ जाएगी। यहाँ पे देखिए अब हम बात करेंगे आपकी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की और कैसे आपको प्रिपरेशन करना है, ठीक है। प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बहुत ध्यान से समझिएगा, कैसे क्या किस पे फोकस करना है, किसको कितना समय देना है, बहुत ध्यान से याद रखिएगा। सबसे पहला जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जाता है वो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। इसके बाद जो आपका जूरिस्प्रूडेंस आ जाता है वो भी आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक, तो सब पे ध्यान देना है। अब हम डिटेल में अब आपको समझा रहे हैं। याद रखना इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पहले क्या होता था, अब क्या होता है, वो बहुत सी ध्यान रखना है। 2024 का जो एंट्रेंस हुआ था उसमें बहुत सी चीजें चेंज हुई थी। क्या क्या चीजें, आपका 150 में अगर क्वेश्चन 150 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, तो इसमें 50 क्वेश्चन जो है केस लॉ से ज्यादा आते हैं, ठीक है। तो आपके इसमें केस लॉ से ज्यादा आ रहे थे क्वेश्चंस, ठीक, तो बहुत से लॉ पूछे गए थे, तो इसलिए आपको इस बार लॉ पे फोकस करना है, ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पे, देखिए एलएलएम के लिए जो 10 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, यहाँ पे दिया गया सिलेबस, मैंने अभी आगे स्टार्टिंग जो आपको बताया था, ठीक है, उसमें से रिसेंट केसेस जितने भी हों, ठीक है, वो आप पढ़ते जाइए, ठीक है। लीडिंग केस भी पढ़िए, रिसेंट केस भी उसके साथ साथ आपको तैयार करना है, तभी आपका काम फिर हो पाएगा, ठीक। इसमें अगर हम 3 इंपॉर्टेंट अगर वहां पे टॉपिक को अगर देख लें तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, इसके बाद जो है लॉ ऑफ टॉट, ठीक है, लॉ ऑफ टॉट है इसके अंतर्गत, उसके बाद जो है फैमिली लॉ, ठीक है। फैमिली लॉ के अंतर्गत आपको पता है हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ आ जाते हैं। ये 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इसको तो आपको देखना है, बहुत ध्यान देता है, इस सब पे समय दीजिए, एक सप्ताह दीजिए, जिससे कि आपका काम हो जाए। अब हम आगे भी अब डिटेल से अब आपको समझाते चल रहे हैं। देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम देखो बात करेंगे, ठीक। इसमें आप प्रियम्बल, कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत बता रहा हूँ, प्रियम्बल, ठीक है, प्रस्तावना वगैरह देखेंगे, फंडामेंटल राइट्स देखेंगे, डीपीएसपी देखेंगे, इसके बाद फंडामेंटल ड्यूटी इसको भी देखेंगे, उसके बाद प्रेसिडेंट के बारे में आप पढ़ सकते हैं इमरजेंसी के संदर्भ में, लैंग्वेजेस, उसके बाद अमेंडमेंट्स, ठीक, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद अगर बात करें तो इसमें अगर मेन फोकस अगर आपको करना है तो डीपीएसपी पे करिए, ठीक है। इसके बाद फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल राइट्स पे करिए। इतने सारे आर्टिकल मतलब जितने भी इनके अंतर्गत आर्टिकल आए, ठीक है, उनको याद करें क्योंकि उससे क्वेश्चंस आपके बनते हैं।
ठीक, ये चीजें मैंने समझा दी। अब जो है जो लीगल ज्यूरिस्ट हैं उनके नाम याद करें, ठीक है, उनके स्टेटमेंट, उनके थ्योरीज, उनके प्रिंसिपल्स, इन सब पर आधारित जो है क्वेश्चंस आते हैं। तो जो मेजर आपके ज्यूरिस्ट रहे, मतलब मेजर स्टेटमेंट उनके रहे, ठीक है, वो आपको फेमस उनको जो है देखना है, याद करना है, ठीक। इसके बाद अगर हम बात करें तो आपकी जो फैमिली लॉ आ जाती है, हिंदू एंड मुस्लिम लॉ, ठीक है, इसमें हिंदू मैरिज एक्ट में जैसे सेक्शन 5, सेक्शन 13, सेक्शन 24, सेक्शन 25, ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट, तो इन सबको पढ़िएगा। इसके बाद अगर बात करें प्रॉपर्टी लॉ की, जो प्रॉपर्टी लॉ देखो आपकी जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे लास्ट ईयर भी आया है, ठीक है। तो आपको इसमें इसका जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है उसको देखना है, डिफिनेशन, ठीक है, जैसे वेस्टेड इंटरेस्ट, ठीक है, करेजेंट इंटरेस्ट, ये सब चीजें देखना है, उसका बेसिक प्रोविजन, इसका स्पेशल केसेस जो है सबको देख लोगे तो आप लोग अच्छा कर ले जाओगे इसमें। इसके बाद बात करें आपके इंटरनेशनल लॉ एंड ह्यूमन राइट्स लॉ, ठीक है, तो इसमें अगर देखा जाए तो आपको जैसे इसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसके इंस्टीट्यूशन, इसको स्थापना वर्ष, उसका मुख्यालय, ठीक है, ठीक है, उसके बाद जो है उसका इंटरनेशनल कन्वेंशन, ये सब चीजें ध्यान रखना है, किसके अंतर्गत, इंटरनेशनल लॉ एंड ह्यूमन राइट्स के अंतर्गत। कॉन्ट्रैक्ट लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या कॉन्ट्रैक्ट लॉ जिसे कहते हैं, ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट प्रोविजन केस, ठीक है, केस लॉज, इसके बाद लीगल मैक्सिम, ठीक है, ये सब देखना है, डिफिनेशन वगैरह देखेंगे तो आपका काम यहाँ पे होता रहेगा, ठीक। इसके बाद बात करें यहाँ पे आपकी क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड, ठीक है, क्रिमिनल लॉ में ज्यादातर आईपीसी से को पूछा जाता है, कई बच्चे पूछते हैं आईपीसी सीआरपीसी, आईपीसी से ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है, सीआरपीसी से मान लो 3-4 क्वेश्चन या 2-3 क्वेश्चन आपके मिल जाएंगे। अब यहाँ देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर देखा जाए इसके अंतर्गत, सीआरपीसी के अंतर्गत, ठीक है, तो इसमें अरेस्ट आ जाएगा, ठीक है, सेक्शन 300 से लेकर 327, ठीक है, इसके स्पेशल प्रोविजन जो है वो देखना आप, उसके बाद जो है सेक्शन वाइज, ठीक, तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद जो है पावर ऑफ कोर्ट्स, इसमें देखो लैंड बाग जजमेंट, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। आईपीसी के मतलब आईपीसी तो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता ही है, ठीक है, इसके अंतर्गत जैसे पनिशमेंट पढ़ लीजिए, ठीक, एक्सेप्शन पढ़ लीजिए, सेक्शन, ठीक है, ऑफेंसेस पढ़ लीजिए, ये सब चीजें आपकी इंपॉर्टेंट रहेगी। इसके बाद लेबर लॉ के अंतर्गत बात करें तो इससे संबंधित इंपॉर्टेंट केस लॉस जो है उसको देखना है, ठीक है, इसकी लेजिस्लेशन के ईयर याद रखें, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, मैटरनिटी बेनिफिट पर जो है क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये सबको देखना है आपको, ठीक है। इसके बाद ज्यूरिस्प्रूडेंस को देखें तो इसमें 8 से 10 क्वेश्चन बनते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसको वक्त दीजिएगा। हमेशा कहता हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ठीक है, और ये आपके ज्यूरिस्प्रूडेंस, ठीक, और आपकी इंटरनेशनल जो ह्यूमन राइट्स लॉ है, ठीक है, ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ज्यूरिस्प्रूडेंस की बात करें तो लीगल थ्योरीज, ज्यूरिस्ट के जो है स्टेटमेंट्स, ठीक है, स्कूल्स पढ़ें, सोर्स ऑफ लॉज, बुक्स, मतलब ज्यूरिस्प्रूडेंस, ठीक, उससे रिलेटेड तो प्रोमिनेंट ज्यूरिस्ट, उनके जो स्टेटमेंट पढ़ लीजिए, थ्योरीज, प्रिंसिपल, ये सब चीजें तैयार रखिए, ठीक है। थ्योरी ऑफ पनिशमेंट, राइट्स एंड ड्यूटी, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट, मतलब जो इंपॉर्टेंट ज्यूरिस्ट हैं उनको याद रखिए, जैसे बेंथम, ऑस्टिन, सालमन, केल्सन, सेवनी, ठीक है, रॉस्को पाउंड, इनकी थ्योरीज से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो इनको थ्योरीज, इनकी स्टेटमेंट्स, प्रिंसिपल्स, ये सब याद रखें। इसके बाद जैसे क्वेश्चन जैसे पूछ लिया हेडोनिज्म क्या होता है, हेडोनिज्म क्या होता है, जॉन रॉल्स के प्रिंसिपल बताएं, लीगल पर्सन कौन होता है, कौन ही, तो ये सब क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके बाद देखिए मैं एक चीज फिर से कह दे रहा हूं आपको, केस लॉ ज्यादा आते हैं, ठीक है, तो केस लॉ आप जो है ज्यादा उसको देखेंगे, ठीक है, लीडिंग केस के साथ साथ रीसेंट केस जितने भी हैं इन 10 सब्जेक्ट से रिलेटेड, ठीक है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, उसके बाद उसका आपका जो हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, ह्यूमन राइट्स, प्रॉपर्टी लॉ, ठीक है, लॉ ऑफ टॉर्ट, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ज्यूरिस्प्रूडेंस, ठीक, इन सबसे रिलेटेड 10 सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी आपके बन रहे हैं केसेस, उनको ध्यान में रखना है, ठीक है। एमसीक्यू सबसे ज्यादा आप तैयारी करो, यानी मान लो जो भी टॉपिक है उससे गूगल पे एमसीक्यू निकालो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पी प्रश्न, और उसको प्रैक्टिस करो, जितना एमसीक्यू करोगे वो आपके लिए बेहतर रहेगा, ठीक है। तो ये चीजें आपके लिए बढ़िया रहेगी, तो इतना करोगे तो काम आपका हो जाएगा। बाकी अब आगे वीडियो में देखते हैं, ये पूरी पूरी चीजें मैंने बताई, आपको आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, ठीक है, कि आपको किस पे फोकस करना है, किस पे नहीं फोकस करना है। तो मैंने बताया कि 150 में से कम 50 क्वेश्चन केस लॉस पे रहेंगे, तो आपको केस लॉ अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। और जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने वीडियोस में लगातार बताया कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, वो देखना। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ठीक है, हिंदू मुस्लिम लॉ, लॉ ऑफ टॉर्ट, ठीक है, उसके बाद जो है ज्यूरिस्प्रूडेंस, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको देख कर ही जाना है आपको। ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चंस करो, ठीक है, एलएलबी एंट्रेंस की जो बुक है उससे भी सहायता लो, जो भी टॉपिक्स मिले उससे वहां से पढ़ो, यूनिवर्सल की बुक लो, इससे आपका जो काम हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो एलएलएम एंट्रेंस एग्जाम के लिए बुक आपको यहाँ पे अगर सर्च करोगे और इस तरह बुक वाले पोर्शन पे आओगे ना, तो आपको थोड़ी बहुत बुक भी मिलेगी। जैसे मान लो कि यहाँ सेल्फ स्टडी गाइड है क्लैट 2022 की, ठीक है, तो अगर आपको देखना है तो एक बार जो है
आप इस पर क्लिक करोगे तो देखो आपको प्रीव्यू की तरह, ये तो भी मैं इस तरह बना रहा हूँ वीडियो इसलिए दिख रहा है, लेकिन हाँ आप जब करोगे तो आपको पूरी पूरी पीडीएफ आराम से ऑनलाइन आप देख सकते हो। ठीक है, तो इसमें जो चीजें आपको जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया और भी जितनी भी चीजें हैं स्टेट जुडिशरी से रिलेटेड, वो भी चीजें आप यहाँ से ऑनलाइन अपना पढ़ सकते हो। ठीक है, तो इसी तरह है एमएच का, ठीक है, मॉडर्न अप्रोच हो, तो आप अरिहंत की वगैरह इस सब में जो चीजें लॉजिकल रीजनिंग वगैरह, तो ठीक, जो नो प्रीव्यू उसमें नहीं दिखेगा, बाकी जिसमें प्रीव्यू लिखा है उसमें आपको दिखेगा बुक। ठीक है, तो ऑनलाइन आप इस तरह पढ़ सकते हो, बाकी आप जो है यूनिवर्सल वगैरह की बुक ले सकते हो। सबसे बढ़िया है कि आप एमसीक्यू वगैरह देखते रहो, जिससे कि आपका कल्याण होता रहे। जो भी चीजें मैंने अभी इससे पहले मैंने बताई है वो आपको जो है लाभदायक सिद्ध होगी, यही मैं अपेक्षा करता हूँ आपसे। मैं आशा करता हूँ आपको पूरी पूरी वीडियो समझ में आई होगी अच्छी तरीके से। मैंने जितनी भी कोशिश की आपको समझाने की, ठीक है, जितनी मैंने मेहनत की इस वीडियो में, अगर आप एक अच्छा सा कमेंट कर देते हैं, लाइक कर लेते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखते हैं, तो वो हमारी मेहनत सफल सिद्ध हो जाएगी, सार्थक हो जाएगी। हाँ, टेलीग्राम का जो ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जुड़ जाइए, जिससे कि आपको हर एक अपडेट मिलती रहे। यहाँ पे सबसे बड़ी अपडेट मिलेगी, पूरी की पूरी कवरेज इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पीजी प्रवेश से संबंधित मिलेगी। कहीं भी कोई भी समस्या सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। बाकी अपनी तैयारियों को अच्छे से करते रहिए, जिससे कि आपका जो है विश्वविद्यालय में प्रवेश जो है प्रशस्त हो सके। मैं हमेशा कहता हूँ, अगर है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश किया तो हम पर रखिए विश्वास, हमें विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर होगी खास बात आते रहेंगे आपके पास। बहुत धन्यवाद।